बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बुक 2 चैप्टर 3 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कल स्टार्ट किया था, उसमें फ़र्स्ट पैराग्राफ को ही हम कल स्टडी कर पाए थे, जिसमें राइटर ने हमें ये बताया कि स्टूडेंट्स की नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह क्या होती है, नर्वस हैबिट्स। ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स, जिसमें नेक्स्ट टू रीज़न्स हैं, कॉजेज़ हैं फेलियर की, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि मिस्टेकन एम्बिशन में राइटर क्या कहना चाहता है और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या कहना चाहता है। इसका हल्का सा आपको मैंने इंट्रोडक्शन वो बर्ड्स आई व्यू टाइप कल दे दिया था। लेट्स सी इसमें तफसील से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज़ अ मिस्टेकन एम्बिशन। एक बहुत आम वजह, सबब, कॉज और फेलियर नाकामी की इज़ अ मिस्टेकन एम्बिशन, गलत मकसद है। एम्बिशन, ये इस लफ्ज़ से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। माई एम्बिशन इन लाइफ एक बड़ा फेमस ऐसे है जो कि छोटी क्लासेस में आम तौर पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो एम्बिशन जो है, मकसद ज़िंदगी, आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, एम ऑफ लाइफ आपका क्या है। तो ज़िंदगी जो है ना, उसके अंदर कोई ना कोई मकसद हमारा होना चाहिए। कहा जाता है कि A person without an ambition is just like a ship that has set sail without a destination। एक शख्स जिसका कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी में, कुछ करना नहीं चाहता, या उसको मालूम नहीं है कि वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, वो एक ऐसे बहरी जहाज़ की मानंद है जो कि मंजिल का सोचे बगैर चल पड़ा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मिस्टेकन एम्बिशन, गलत, ऐसा मकसद ज़िंदगी जो कि गलत है। गलत कैसे हो सकता है? आसान सी बात इसमें ये बताई गई है कि एक बच्चा एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहता है, एक कोर्स नहीं पढ़ना चाहता, प्री मेडिकल नहीं पढ़ना चाहता, उसको प्री मेडिकल पढ़ाया जा रहा है। उसके घर वाले कहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, या वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता, डॉक्टर बनना चाहता है, और घर वाले उसको ज़बरदस्ती जो है ना वो प्री इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, नॉन मेडिकल करवा रहे हैं। इस तरह का कोई सीन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है हमारे सामने। मिस्टेकन एम्बिशन फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन की तरफ से, ठीक है। एक बच्चे की नाकामी की बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि उसके वालिदैन की तरफ से उसको एक मकसद दिया गया है, उसके वालिदैन की तरफ से दिया गया है, वो उसका अपना नहीं है। मोर ऑफन देन आई शुड विश, मेरी ख्वाहिश से भी कहीं ज़्यादा, तवक्कुआत से भी कहीं ज़्यादा, आई फाइंड अ बॉय, मुझे एक ऐसा लड़का मिलता है, हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क, जो कि अपने काम में कोई दिलचस्पी शो नहीं कर रहा, एंड हु इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन, और जो इसे किसी भी इम्तियाज़ के बगैर कर रहा है, इम्तियाज़ के साथ करने की कोशिश नहीं कर रहा। इम्तियाज़ का मतलब फ़र्क होता है बेसिकली, डिस्टिंक्शन मतलब एक रिस्पेक्ट के साथ, एक ऑनर के साथ, एजाज़ के साथ, ये इसको समझने का उर्दू में तरीका है। किसी एजाज़ के साथ करने की कोशिश करनी चाहिए, एक्सेल करने की कोशिश करनी चाहिए, compete करके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये लड़का ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता, ठीक है। वो कहता है मोर ऑफन देन आई विश, मतलब मुझे जितने ज़्यादा तादाद में इस तरह के लड़के नज़र आते हैं, वो मैं चाहता हूँ कि काश इतने ज़्यादा ना होते। किस तरह के लड़के? इस तरह के लड़के जो कि अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे होते, और किसी भी लिहाज से हम ये नहीं कह सकते कि वो उसमें मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? बिकॉज ही, ऐसा लड़का जो है ना, ही इज़ फॉलोइंग अ डायरेक्शन मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो एक ऐसी सिमत जा रहा है जिसका तयन उसने खुद नहीं किया बल्कि उसके वालिदैन ने किया है। मैप्ड आउट, जिसका नक्शा, जिसकी प्लानिंग, जिसकी मनसूबाबंदी उसके वालिदैन ने किया, उसने खुद नहीं की। और वो रास्ता जो भी है, रन्स काउंटर टू ऑल हिज इंटरेस्ट्स एंड एबिलिटीज़, वो उसकी तमाम तर दिलचस्पियों और अहलियतों के मुखालिफ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि जो खुसूसियात, जो काबिलियतें उसके अंदर हैं, जिस रास्ते पर वो जा रहा है उसके लिए वो नहीं बनी हुई, या वो रास्ता उसके लिए नहीं बना हुआ। वो समझता है कि वो गलत सिमत जा रहा है, वो कुछ और बनना चाहता था। 3 इडियट्स मूवी अगर आप लोगों ने देखी है तो उसमें एक, अब मुझे याद नहीं है कि वो करेक्टर कौन सा है, लेकिन वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता होता, फोटोग्राफर बनना चाहता होता है, ठीक है।
तो फोटोग्राफ़र बनने की राह में जो रुकावट होती है वो उसके वालिदैन की मर्ज़ी होती है। उसके वालिदैन उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन एट द एंड अगर वो आपने देखी है तो आपको मालूम होगा कि वो फोटोग्राफ़र वो बनता है, उसके वालिदैन मान जाते हैं और वो बहुत अच्छा फोटोग्राफ़र बनता है। उसकी बुक्स आती हैं, वो रिनोन्ड करेक्टर बन जाता है, पर्सनैलिटी बन जाती है अपने फील्ड के अंदर। तो कोई भी फील्ड हो, इसमें इंसान जो है ना वो खुद अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहता हो, ये बहुत अहम है कि वो खुद काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता। क्योंकि अपनी मर्ज़ी से जो काम कर रहा होता है, शौक़ से एक लड़का जो काम कर रहा होता है, उसको वो काम समझ के नहीं बल्कि शौक़ समझ के कर रहा होता है, और उसमें उसका रिज़ल्ट जो है बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, बजाय इसके कि उसको एक बोझ समझ के एक ऐसा काम दे दिया जाए कि जो कि वो करना ही नहीं चाहता। तो अपनी मर्ज़ी का अमल दखल होना ज़रूरी है। लड़के को पूछ लेना चाहिए कि वो करना क्या चाहता है, सबसे बेहतर वही बता सकता है कि वो क्या करना चाहता है। आई हैव मेड अ नंबर ऑफ वेरी वार्म एनिमीज़। आई हैव मेड अ नंबर ऑफ, बहुत सारे, वेरी वार्म एनिमीज़, बहुत जोशीले दुश्मन बन गए मेरे, अमंग द पेरेंट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स बाय टेलिंग दैम दैट आई एम सर्टन दैट द गुड लॉर्ड नेवर इंटेंडेड दैट देयर सन टू बी अ फिजिशियन और अ डेंटिस्ट और एन इंजीनियर। राइटर कहता है कि मैंने बच्चों के वालिदैन में बहुत सारे ऐसे दुश्मन बनाए जो कि बड़ी शद्दोमद से मेरी मुखालफत करने लगे, मेरी दुश्मनी पर उतर आए। कौन थे वो? पेरेंट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज के तलबा के वालिदैन थे, और वालिदैन में से कुछ थे। अच्छा, क्यों बने दुश्मन? जब मैंने उनको बताया, बाय टेलिंग दैम दैट आई एम सर्टन दैट द गुड लॉर्ड, कि मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने ये कभी इरादा नहीं किया, इंटेंडेड, कि उनका बेटा तबीब बने, डॉक्टर बने, या डेंटिस्ट बने, या इंजीनियर बने। अब ज़रा इमेजिन करें कि एक वालिद एक बड़े मान के साथ, बड़ी आस के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ अपने बच्चे को एक कॉलेज में एडमिशन दिलवाता है, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाता है, और उम्मीद कर रहा होता है कि उसका बेटा डॉक्टर बनेगा। लेकिन उसने अपने बेटे से पूछा नहीं होता कि वो बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। ठीक है, तो एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाने के बाद अगर एक वालिद को कुछ अरसे बाद बुलाकर कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज की इंतज़ामिया ये बताना शुरू कर दे कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है कि आपका बेटा डॉक्टर बन जाए, तो उस शख्स पर क्या गुजरेगी, यकीनन वो गुस्से में आएगा। उसके बाद उसको समझाया जा सकता है, लेकिन एक दफ़ा उसका जो गुस्सा है वो बजा होगा। तो ये राइटर कहता है कि मैं उन्हें बताता हूँ, इट मे बी दैट द बॉय हैज़ एबिलिटी अनफ टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स। वो कहता है कि मैं उन वालिदैन को बताता हूँ कि हो सकता है कि बच्चे में इतनी अहलियत हो, इतनी काबिलियत हो कि वो इनमें से कौन सी चीज़ें, जो फिजिशियन, डेंटिस्ट और एन इंजीनियर, इनमें से कोई बन सके। बट लेकिन मसला क्या है? द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़, मेरी बात का खुलासा ये है, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ लुब लुबाब खुलासा, दैट ही डज़ नॉट वांट टू बी, वो खुद बनना नहीं चाहता। जब वो खुद नहीं बनना चाहता डॉक्टर, इंजीनियर या डेंटिस्ट, आप बनाना चाहते हैं, तो वो नहीं बन पाएगा। क्योंकि पढ़ना उसने है, तैयारी उसने करनी है, एग्ज़ाम्स उसने देने हैं, और जब तक उसकी अपनी मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं होगी, उसका शौक़ पैदा नहीं होगा। शौक़ पैदा नहीं होगा तो उसका रिज़ल्ट जो है ना वो एक्सपेक्टेशन के बहुत नीचे आएगा। ही वॉन्ट्स टू बी अ थिएट्रिकल मैनेजर और अ बिजनेसमैन और अ बुक इलस्ट्रेटर, इनमें से वो कुछ बनना चाहता है। ये एग्जाम्पल्स हैं, कोई कुछ और बनना चाहते हैं, जो आप बनाना चाहते हैं वो नहीं बनना चाहते। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। थिएट्रिकल मैनेजर का मतलब किसी थिएटर का मैनेजर। थिएटर में आमतौर पे शोज़, ड्रामाज दिखाए जाते हैं। थिएटर जो है ये इसकी बड़ी अहमियत है लिटरेचर के अंदर, और थिएटर का यहाँ पे जो हमारे पास पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो अब स्टेटस रह गया है, ऐसे कभी नहीं रहा। ये इसकी बहुत सिग्निफिकेंस रही है, इसकी अहमियत रही है। हमारे यहाँ अब इसको बदनाम कर दिया गया है। जो सिर्फ जो स्टेज ड्रामा जिस तरह के पेश किए जाते हैं हमारे मुल्क में, उस तरह के स्टेज ड्रामाज के लिए, उस तरह के जो शोज़ के लिए ये थिएटर नहीं बना था बेसिकली। सो थिएट्रिकल मैनेजर वो बनना चाहता है, और अब बिजनेसमैन, या वो कोई कारोबार करना चाहता है, एक कारोबारी आदमी बनना चाहता है, और अब बुक इलस्ट्रेटर। बुक इलस्ट्रेटर से मुराद सिंपली ये है कि एक देखें, एक शख्स एक किताब लिखता है, उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, वो कुछ डायग्राम्स बनाना चाहता है, कुछ तस्वीर दिखाना चाहता है, उसमें वो किसी इलस्ट्रेटर की हेल्प लेगा, किसी ऐसे शख्स की हेल्प लेगा
जो कि बेहतर तरीके से उसको ड्रॉ करना जानता हो, उसके आइडियाज़ को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें बना कर प्रेजेंट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? बुक इलस्ट्रेटर। It may be unreasonable for the boy to turn his back on a fine opening in the dental profession in favor of business. हो सकता है कि आपके मतलब अभी वालिदैन से ही गुफ्तगू कर रहा है किसी में से, इट मे बी अनरीजनेबल, हो सकता है कि ये बड़ी ही नामुनासिब बात हो फॉर द बॉय, लड़के के लिए, टू टर्न हिज बैक ऑन अ फाइन ओपनिंग इन डेंटल प्रोफेशन, कि कितनी नामुनासिब बात है कि डेंटल प्रोफेशन में वो जितना कमा सकता है उसकी तरफ वो पीठ फेर रहा है। उसको एक मौका मिला है, उसको एडमिशन मिल गया है और वो उस एडमिशन से फ़ायदा उठाकर एक डेंटिस्ट बन सकता है, डेंटिस्ट बनकर बहुत अच्छा कमा सकता है और एक अच्छा स्टेटस हासिल कर सकता है, एक बड़ी कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकता है। ये कितनी नामुनासिब बात है कि वो बनना ही नहीं चाहता डेंटिस्ट। आपके मुताबिक ये बड़ी नामुनासिब बात होगी। फाइन ओपनिंग मतलब एक अच्छा आगाज़ फ्राहम कर सकता है ये प्रोफेशन उसको, इन द डेंटल प्रोफेशन इन फेवर ऑफ बिजनेस। वो क्यों छोड़ रहा है डेंटल प्रोफेशन को? इन फेवर ऑफ बिजनेस, कारोबार के हक में। वो कारोबार के हक में है लड़का। कारोबार एक समझ लें कि गैम्बलिंग है। अगर कामयाब हो जाए तो क्या ही बात है, अगर ना कामयाब हो तो इंसान बहुत पीछे चला जाता है फाइनेंशियली। इसलिए बिज़नेस जो डेंटल प्रोफेशन है ये चूँकि एक कंफर्म उस टाइम में और उस मुल्क में, ब्रिटेन में जहाँ पे लिखा गया, वहाँ पर इसका बहुत बड़ा अमल दखल था और अभी भी है। डेफिनेटली जो डेंटिस्ट हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, वो भी एक बिज़नेस है। लेकिन यहाँ पे जो बिज़नेस की बात हुई है, दिस माइट बी सम अदर बिज़नेस। डेंटिस्ट का कम से कम वो नहीं बनना चाहता, ये काम नहीं करना चाहता वो। बट रीज़न कैन नॉट कंट्रोल ऑल दीज मैटर्स। लेकिन तमाम मामलात को अक्ल कंट्रोल नहीं कर सकती, दानाई कंट्रोल नहीं कर सकती। हर चीज़ की एक वजह होना ज़रूरी नहीं है उसके मुताबिक। ख़ास तौर पे अपनी पसंद नापसंद की कोई वजह होना कोई ज़रूरी नहीं है। जिसकी एक एग्ज़ाम्पल देता है, एज़ वेल आर्ग्यूड, तो ये तो यूं ही है जैसा कि दलील दी जाए विद अ पर्सन, एक ऐसे शख्स को, दैट ही ऑट टू लाइक अनियंस व्हेन ही डिटेस्ट देम। डिटेस्ट का मतलब नफ़रत करना, ऑट टू चाहिए, अनियंस प्याज, डिटेस्ट नफ़रत करना। यानी कि एक ऐसे शख्स को जो कि कारोबारी आदमी बनना चाहता है, आप उसको ज़बरदस्ती डेंटिस्ट बनाना चाहें, ये तो यूं ही है कि एक शख्स को प्याज पसंद नहीं है और आप उसके सामने बैठ के दलाइल दे रहे हैं कि प्याज में फ़लाँ वाइटामिन्स होते हैं, फ़लाँ मिनरल्स होते हैं, ये फ़लाँ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फ़लाँ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब उसको पसंद नहीं है तो पसंद उसको फिर नहीं है डेफिनेटली, ठीक है। अनियंस जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे रखा गया है। ज़रा गौर करें तो घर में ज़रूर ऐसी कोई ना कोई चीज़ होती है जो कि कभी जब बनती है तो आपको बड़ा बुरा लगता है, आपका खाना खाने को जी नहीं चाहता। कोई ज़रूर ऐसी चीज़ होती होगी, हर शख्स के मामले में डिफरेंट होती होगी। यहाँ पे अनियंस की एग्जांपल दी गई है। तो वो कहता है कि एक ऐसे शख्स को आप दलील दे रहे हैं उसकी पसंद नापसंद चेंज करने के बारे में कि ये चीज़ पसंद करो, ये शौक़ डेवलप करो। शौक़ इस तरह डेवलप नहीं होता, ये एक इनर मैटर है और इंसान के अपने जो है ना, हम कह सकते हैं कि मामलात पे डिपेंड करता है, अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद क्या होता है? एज़ अ जनरल थिंग, अमूमी सी बात है कि द बॉय विन्स आउट इन सच कंट्रोवर्सीज़, झगड़े, तनाज़ात। बड़ी आम सी बात, सादा सी बात है कि इस तरह के झगड़ों में लड़के की ही फतह होती है, एंड ही शुड, और उसकी ही फतह होनी चाहिए, उसे ही जीतना चाहिए। ऑल्सो बी इट सेड, और मुझे ये भी कह लेने दीजिए, द पेरेंट्स whom I have offended, वो वालिदैन जिनको मैंने अपना दुश्मन बना लिया होता है, उनको सच्चाई बताकर, जिनको मैंने नाराज़ किया होता है। ऑफेंड का मतलब नाराज़ करना। यूजुअली आम तौर पर कम्स अराउंड, कम्स यहाँ पे सिंगुलर इसलिए इस्तेमाल किया गया, डेफिनेटली मोस्ट प्रॉबेबली क्योंकि मेल कॉलेज था, वो मेल ऑथर है, तो उसका जो फादर है वही आया होगा। तो फादर कोई भी वालिदैन में से हो उसको पेरेंट बोल सकते हैं। कम्स वापस आता है आफ्टर अ टर्म ऑफ ईयर्स, चंद साल बाद, एंड टेल्स मी दैट हिज सन वाज राइट, और मुझे बताता है कि उसका बेटा ठीक था, एंड दैट ही इज़ थैंकफुल टू मी फॉर टेकिंग द पार्ट ऑफ द बॉय इन द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट दलील को भी बोलते हैं, यहाँ पे इससे मुराद झगड़ा है।
और वो मेरा शुक्रगुजार है कि इस झगड़े में, झगड़ा कौन सा था, जो कि उसके अपने बेटे और उसके दरमियान था। उसका बेटा कुछ और करना चाहता था, वो उससे कुछ और चाहता था। तो वो कहते हैं इस झगड़े में वो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि मैंने उनके बेटे का साथ दिया। अब कंक्लूड करता है कि इफ़ सच अ बॉय फेल्स, अगर इस तरह का लड़का जो कि अपनी मर्जी के बजाय दूसरों की मर्जी के सब्जेक्ट्स पढ़ता फिर रहा है, नाकाम हो जाता है, अगर इस तरह का लड़का, इट इज़ बिकॉज ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई टू डू द वर्क दैट इज़ डिसटेस्टफुल टू हिम। ये इसलिए नाकामी होती है क्योंकि वो खुद को कायल ही नहीं कर पाता एक ऐसा काम करने पर जो उसके लिए डिसटेस्टफुल, टेस्ट जायका होता है, टेस्टफुल जायकादार, डिसटेस्टफुल बेजायका। एक ऐसा काम जो बेजायका हो, वो बेरौनक और फीका होता है, एक इंतहाई डल होता है काम, एक ऐसा काम जिसमें उसका कोई भी इंटरेस्ट, दिलचस्पी नहीं पैदा हो सकती। एंड दैट ही फील्स इज लीडिंग हिम इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, वो लड़का एक ऐसा काम कर रहा होता है जिसमें ना तो उसकी कोई दिलचस्पी पैदा हो सकती है, बल्कि उल्टा उसको लगता है कि वो काम उसको गलत सिमत में लेके जा रहा है। इफ़ द कॉलेज इज़ अलाइव, अलर्ट यानी होशमंद, अगर कॉलेज को होश है, अलर्ट है, क्लेवर है, इस तरह के मामलों पर नज़र रखता है, यहाँ पे अलाइव का मतलब ज़िंदा नहीं है। द कॉलेज इज़ अलाइव टू, ये अलाइव टू मुकम्मल एक्सप्रेशन है, टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, अगर नसीहत या कंसल्टेशन वाला जो काम है, ठीक है ना, कैरियर काउंसलिंग और इस तरह के काम, लड़के को मशवरा देना कि आप इस तरह कर रहे हैं, इस तरह करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो काउंसलिंग का जो काम है, अगर कॉलेज सही तरह कर रहा है, सच केसेस आर कॉट बिफोर द फेलियर इज़ कम्प्लीट, तो इस तरह के वाक़यात नाकामी मुकम्मल होने से पहले पहले पकड़े जा सकते हैं। अब इसके सिनोनिम यहाँ पे पैराग्राफ में जितने भी आए हैं उनको हम देखेंगे। ये जो पैराग्राफ है ये अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट अभी एक पैराग्राफ मज़ीद हम पढ़ेंगे। अब इसमें थोड़ा सा आज आपने थोड़ा केयरफुल रहना है, मैंने ऊपर अल्फाज लिखे नहीं अलग से, लेकिन मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ कि एक जो सिनोनिम है, एक ग्रुप जो है ना वो कौन से वर्ड का है। तो ये डिस्टिंक्शन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्टिंक्शन, ठीक है जी। तो डिस्टिंक्शन का सिनोनिम मैंने आपको उर्दू में क्या बताया, इम्तियाज़ के साथ। वो कहता है कि लड़का जो है ना वो किसी डिस्टिंक्शन के बगैर वो काम कर रहा है, डिस्टिंक्शन के साथ करने की कोशिश नहीं कर रहा। इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, नोट, कॉन्सिक्वेंस, अकाउंट, रिनाउन, फेम, सेलिब्रिटी एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आगे जो वर्ड है नेक्स्ट हमारा काउंटर, रन काउंटर टू, ये इसका सिनोनिम हम पढ़ने जा रहे हैं। ये एक एडवर्ब है। वो कहता है कि एक ऐसा जो पाथ है, मैं दोबारा उसको सामने लाता हूँ जिसके ये सिनोनिम मौजूद है हमारे पास। He is following a direction mapped out by his parents that runs counter to all of his interests. Run counter to, इस counter to का सिनोनिम अभी यहाँ पे हम देखते हैं। counter to against, ठीक है, counter to all his abilities and interests, opposition to, contrary to, invariance वगैरह वगैरह। आगे देखें जो सिनोनिम हमारे पास है unreasonable। वो कहता है ना कि it may be unreasonable, हो सकता है कि बड़ी ही नामुनासिब बात हो कि लड़का जो है एक बेहतरीन प्रोफेशन हासिल करने का मौका गंवा रहा है, हाथ से जाने दे रहा है। अनएक्सेप्टेबल, प्रीपोस्टरस, आउटरेजस, रिडिकुलस, अब्सर्ड, सेंसलेस, ये रेलेवेंट सा यहाँ पे सेंस है, बाकी जो इसके सेंसेस हैं वो सही रेलेवेंट नहीं है इसके। नेक्स्ट जो वर्ड है, रीज़न की बात हो रही थी कि रीज़न कैन नॉट कंट्रोल ऑल द थिंग्स। यहाँ पे रीज़न से मुराद क्या थी, अक्लमंदी, दिमाग, मेंटल फैकल्टीज़, मेंटल हेल्थ एंड सो ऑन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो डिटेस्ट आपके सामने मौजूद है, ये लिखा हुआ है डिटेस्ट, नफरत करना, ऑनियंस की बात हो रही थी। अबहॉर, हेट, लोथ, डिस्पाइज, अबोमिनेट, एक्सेक्रेट एंड सो ऑन। नेक्स्ट वर्ड कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी मैंने उर्दू में आपको बताया था कि तनाज़ा, झगड़ा, डिस्प्यूट। यहाँ पे आपके सामने मौजूद है डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, डिसेंशन, कंटेंशन एक्सेट्रा। आर्ग्यूमेंट की बात हो रही थी कि उसके वालिदैन मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि उस झगड़े में मैंने उनके बेटे का साथ दिया। आर्ग्यूमेंट। क्वारल, डिसएग्रीमेंट मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब दलील भी होता है और इसका मतलब झगड़ा भी होता है। यहाँ पे झगड़े के सेंस में है। क्वारल, डिसएग्रीमेंट, स्क्वैबल, फाइट,
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिस्प्यूट एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑफेंड है कि वो वालिदैन जिनको मैंने ऑफेंड किया था, जिनको मैंने नाराज़ कर दिया था, वो आते हैं वापस। हर्ट कर दिया था मैंने उनको। डिसप्लीज, डिस्ट्रेस, हर्ट, वूंड, पेन, इंजर, बी एन अफ्रंट टू एंड सो ऑन। अगर डिसटेस्टफुल की बात हुई है कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो कि उसके लिए डिसटेस्टफुल होता है। डिसटेस्टफुल, बेजायका मैंने कहा था, बेरौनक, अनइंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे ये मौजूद है। अनप्लेजेंट, डिसएग्रीएबल, डिसप्लीजिंग, अनप्लीजिंग, undesirable, off-putting, uninviting, objectionable and so on। नेक्स्ट आखिरी जो हमने इसमें पढ़ा था, शायद ये आखिरी हो या सेकंड लास्ट हो, अलाइव टू। ठीक है, अलाइव टू मैंने आपको बताया था ना, ये एक अच्छा एक्सप्रेशन है। अलर्ट टू, अवेक अप, अवेयर ऑफ, सेंसिटिव टू, कॉन्शियस ऑफ, माइंडफुल ऑफ, हेडफुल ऑफ एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड्स हैं, ये नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे सामने आएंगे, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें मैंने आपको बताया था शुरू में कि हमारे पास अब अगर देखा जाए तो फर्स्ट रीज़न जो है ना स्टडी कर चुके हैं, मिस्टेक एम्बिशन जो है ना ये भी मुकम्मल हो चुका हुआ है हमारा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, एतमाद की ज़्यादती, एक्सेस ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे नाकामी की वजह बनता है, वो इस पैराग्राफ में आपको बताया जाएगा। Another type of boy who does not try is the very bright boy who has always done the school work without effort। ठीक है, नाकाम होने वालों में और कोशिश ना करके नाकाम होने वालों में एक ऐसा लड़का भी है जिसने स्कूल के ज़माने में कोशिश किए बगैर या बिल्कुल थोड़ी सी कोशिश करके अच्छा रिज़ल्ट लिया हुआ है। ऐसा स्टूडेंट कॉलेज में आकर फेल हो जाता है। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ बॉय हू डज नॉट ट्राई इज़ अ वेरी ब्राइट बॉय। ब्राइट चमकदार, लेकिन यहाँ पे से मुराद क्या है, इंटेलिजेंट। हु हैज़ ऑलवेज डन हिज स्कूल वर्क विदाउट हिज एफर्ट, जिसने स्कूल के ज़माने में कोशिश ज़्यादा नहीं की फिर भी अच्छा रिजल्ट ले लिया था। एंड हु हैज़ नेवर लर्नड, जिसने कभी नहीं सीखा व्हाट रियल एप्लीकेशन इज। एप्लीकेशन का यहाँ पे मतलब है मेहनत, हार्ड वर्क, डिलीजेंस। ठीक है, एक ऐसा लड़का भी नाकाम होने वालों में शामिल है, और वो भी कोशिश ना करके नाकाम होने वालों में, जिसने स्कूल के ज़माने में बिल्कुल थोड़ी सी कोशिश करके अच्छा रिजल्ट ले लिया था और जिसने मेहनत करना कभी सीखी ही नहीं। ही सपोजेस, वो फ़र्ज़ कर लेता है, दैट ही कैन फ्लोट थ्रू कॉलेज। फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना। फ्लोट थ्रू कॉलेज, वो कॉलेज में तैर के निकल जाएगा, बड़े आसानी से वहाँ से अच्छे रिजल्ट लेकर पास आउट हो जाएगा। विद एज लिटिल एफर्ट, उतनी ही थोड़ी सी कोशिश से, एज ही डिड थ्रू स्कूल, जो कि उसने स्कूल के ज़माने में की थी। ठीक है, उसको एक खुशफहमी होती है कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जितना कि उसके क्लास फेलोज़ पढ़ रहे हैं, क्लासमेट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसका IQ लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है और उसको चीज़ फ़ौरन समझ आ जाती है। I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly, वो कहता है, राइटर कहता है कि मैं कभी कभार सोचता हूँ, बाज़ औक़ात मेरे ज़हन में ख्याल आता है कि इस तरह का ज़हीन लड़का जिसने हमेशा अपनी काबिलियतों पर भरोसा किया और बहुत ही ज़्यादा किया, इतना भरोसा किया कि उसने समझा कि मैं जल्द ही चीज़ें समझ लूँगा, इज़ द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट अमंग ऑल आर फेलिंग स्टूडेंट्स। ये सबसे ज़्यादा काबिल तर्स केस ये है। क्योंकि क्यों ऐसा है, आगे थोड़ी सी उसकी वजाहत भी कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको पहले बता देता हूँ आपको। इसलिए कि एक ऐसा स्टूडेंट जो कि बहुत कुछ कर सकता था, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता था, आउटस्टैंडिंग मार्क्स ले सकता था, सिर्फ अपने एक खुशफहमी की वजह से, अपने एक गलत बेंट ऑफ माइंड की वजह से, गलत एटीट्यूड की वजह से वो फेल हो गया, और एक अपॉर्चुनिटी जो उसको मिली थी, कॉलेज ने उसको दी थी, वो ज़ाया हो गई, सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, अपने बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग। फॉर, यहाँ पे फॉर का मतलब क्योंकि, ये एक प्रपोजिशन नहीं है बल्कि एक कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हुआ। फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट अ ट्रेजिडी, क्योंकि, क्यों है वो काबिल तर्स, क्योंकि ये एक अलमिया है, बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाला वाक़या ट्रेजिडी कहलाता है। टू सी ऑल ऑफ दिस कीननेस, कि उसकी तमाम तर जहानत गोइंग टू वेस्ट, ज़ाया हो रही है। एंड टू फील, और ये महसूस करना भी एक बहुत दुख देने वाला
ज़ात खुद वाक़या है, दैट द एंटायर अपॉर्चुनिटी विच द कॉलेज हैज़ टू ऑफर, कि वो सारा मौका जो कॉलेज ने उसको दिया था, इज़ पास्ड अप बिकॉज ऑफ अ टू रिसेप्टिव माइंड, वो एक ऐसे दिमाग की वजह से ज़ाया हो गया जो कि ख़ुद को बहुत ज़्यादा ज़हीन समझता है। रिसेप्टिव को ज़रा देखें, तर्जुमा चूँकि एग्जैक्टली इसका नहीं हो सकता था, रिसेप्टिव रिसीव करने से निकला है। रिसेप्टिव माइंड वो होता है जो कि ईजीली आइडियाज़ पिक कर लेता है, इसको समझाना आसान होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टू रिसेप्टिव माइंड। टू को भी देखें, टू हद से ज़्यादा किसी चीज़ की मौजूदगी का आम तौर पे इजहार करने के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि माई कप ऑफ टी इज़ टू स्वीट, बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें चीनी बहुत ज़्यादा डाल दी गई है, मोर देन आई वुड हैव लाइक्ड, मेरी तरजीह से, मेरी पसंद से कहीं ज़्यादा। इसमें टू रिसेप्टिव, एक ऐसा दिमाग जो कि इंटेलिजेंट है, जो ईज़िली समझ लेता है, लेकिन टू रिसेप्टिव से मुराद ये है कि उसको लगता है कि पहले से ही मुझे पता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट ये समझ के बैठा है कि जो कुछ क्लास में बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो तो मुझे पहले से ही मालूम है, या फिर इसको मैं जाकर बस 1 मिनट देखूंगा और समझ लूँगा, तो ये क्या है, टू रिसेप्टिव माइंड। टू रिसेप्टिव माइंड की वजह से वो ये अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर देता है। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ अगेन नॉट ईजी। इस तरह के लड़के का इलाज भी आसान नहीं है, जिस तरह के नर्वस हैबिट्स वाले लड़के का इलाज आसान नहीं था। फॉर इट इन्वॉल्व्स एन एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, क्योंकि इसमें मुलव्वस है, इसमें शामिल है, इस इलाज करने में ये शामिल है कि उसका एटीट्यूड चेंज किया जाए, उसकी सोच बदली जाए, एंड द फॉर्मिंग ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, और उसकी पुरानी आदत को ख़त्म करके, जड़ से उखाड़ के बिल्कुल नई आदत उसकी शख्सियत के अंदर डाली जाए। नो वन कैन डू दिस, अब जाहिर है ऐसा कोई नहीं कर सकता, बट यहाँ पे एक्सेप्ट के सेंस में EXCEPT, सिवाय, द बॉय हिमसेल्फ, ऐसा कोई नहीं कर सकता सिवाय उस लड़के के, खुद उस लड़के के। ऑल दैट द रेस्ट ऑफ अस रिमेनिंग, बकिया लोग, बाकी हम सब जो कुछ कर सकते हैं वो ये है, इज़ टू पॉइंट आउट, निशानदेही कर दें, व्हाट इज़ द मैटर, कि मामला है क्या, वो नाकाम क्यों हो रहा है। हम उसको गाइड कर सकते हैं कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, आपकी ये सोच गलत है कि आप इतने इंटेलिजेंट है कि बगैर कोशिश के कॉलेज में पास हो जाएंगे, क्योंकि जनरली कॉलेज में सिलेबस ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, कम्प्लेक्सिटी लेवल भी ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें जहन में रख के ऐसा लड़का जो है वो ज़रूर नाकामी की तरफ जाता है, जो अपने बारे में इस तरह की खुशफहमी का शिकार होता है। अब जो रिमेनिंग सिनोनिम्स थे उनको देखते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला है जी, ब्राइट की बात हुई थी। तो ब्राइट जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे है क्लेवर, इंटेलिजेंट, शार्प, क्विक विटेड, क्विक, स्मार्ट, कैनी। नेक्स्ट वर्ड है एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो मेहनत के सेंस में इस्तेमाल हुआ है, यही है यहाँ पे देखें, डिलिजेंस, इंडस्ट्रियसनेस, इंडस्ट्री, एसिडिटी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिवोशन एंड सो ऑन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है ना वो पिटिएबल बेसिकली है, पिटिएबल है, लेकिन यहाँ पे आपके सामने पिटीफुल लिखा हुआ है। प्रॉब्लम ये था कि पिटिएबल का एग्जैक्टली मौजूद नहीं था, तो मैंने पिटिएबल का एक और सिनोनिम बनता है पिटीफुल, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, पिटिएबल आपके सामने लिखा है, तो ये एक ही बात है। काबिल तर्स, जिस पर तरस है, डिस्ट्रेसिंग, सैड, पिटियस, टू बी पिटिड, देखें ना, टू बी पिटिड, बड़ी क्लियर होगी बात कि जिस पर तरस खाया जाए, पैथेटिक एंड सो ऑन। ट्रेजिडी मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा वाक़या, ऐसा कोई सानहा जिस पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो, दुख हो। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग आ रहा है। जो ट्रेजिडी है इसके लिए हमारे पास अल्फाज मौजूद हैं, डिज़ास्टर, क्लैमिटी, कैटास्ट्रफी, कैटाक्लिज्म, डेवस्टेशन, मिसफॉर्चून, मिसएडवेंचर, मिसहैप, विसिसिट्यूड, सेटबैक एंड सो ऑन। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब दो हमारे पास मज़ीद रह गए हैं। एक हमारे पास है कीननेस, कीननेस, ऑल इज कीननेस गोइंग टू वेस्ट, हमने ये पढ़ा था।
acuity, sharpness, subtlety, incisiveness, astuteness, perspicacity, and perceptiveness, quick-wittedness, sharp-wittedness, shrewdness and so on. रिसेप्टिव का भी मैंने बताया रिसीव करने से है, एक आइडिया को, नए कंसेप्ट को इजीली रिसीव कर सके, ओपन माइंडेड, रेडी, विलिंग टू कंसिडर न्यू आइडिया, ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। हमने 3 जो है ना वो कंसेप्ट इसमें स्टडी कर लिए हैं। जो नाकामी है उसकी 3 वजूहात हम स्टडी कर चुके हैं। ओवर कॉन्फिडेंस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब कल हम हेल्थ प्रॉब्लम को देखेंगे कि नाकामी में सेहत के मसाइल कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, और उसके बाद जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। बाकी जो नहीं इसके मज़ीद यानी कि हम कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर्स बने, ज़्यादा ना बने। ओके, टिल देन थोड़ा सा मैं ये आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ा करें। जो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के हों या पास्ट पेपर्स में से हों, जितना हमने पढ़ा है उसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं या आ चुके हैं पेपर्स में, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, उसको ज़रूर देख लिया कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।